So today we are going to study Hertz observations. This is a very important experiment of related to Hertz. Hertz के बारे में हम लोग जानते हैं, ये एक मशहूर वैज्ञानिक है जो कि वेव्स पे उन्होंने काफी स्टडी किया है. अब Hertz, ये इनका एक विजुअल आपके सामने आ रहा है. दिस इज द फेमस साइंटिस्ट रिनरिक रोडल्फ हर्ट्ज. ये जर्मन साइंटिस्ट थे. ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया जा रहा है. तो ये ही वो वैज्ञानिक हैं जिनके एक्सपेरिमेंट और जिनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम था हर्ट्ज. और ये एक फेमस फिजिक्स के हैं वैज्ञानिक. नाम भी आप जानते हैं, वेव में आप जो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इन्हीं की वजह से है. अब ध्यान से देखेंगे, हर्ट्ज के जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके सामने विजुअल्स में आपको नजर आ रहा है, वो ये है. हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. आपको पहले हमने बता दिया है कि हर्ट्ज नामक जो वैज्ञानिक थे, उनका सारा रिसर्च वेव के ऊपर हुआ है. उन्होंने वेव के ऊपर बहुत रिसर्च किया है. तो पहली बात, हर्ट्ज, आप लोगों ने क्लास 11 में भी इनका नाम सुना था, लेकिन हम अपनी तरफ से दोबारा बताई देते हैं. हर्ट्ज एक मशहूर वैज्ञानिक थे जिन्होंने वेव्स के ऊपर बहुत सारा रिसर्च कर रखा है. हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका एक फिगर आपके सामने यहाँ पर मौजूद है. आप अपने स्क्रीन पर इस फिगर को देख पा रहे हैं. ये एक सेटअप है. अब आपको इस सेटअप के कंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ना है, इसके डिटेल में नहीं पढ़ना है. नीदर इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नॉर यू नीड टू स्टडी. आपको हर्ट्ज के पूरे एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ना है, आपको केवल हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस को पढ़ना है. अब जो हम बात बताने जा रहे हैं, आप जरा ध्यान से समझेंगे. आप हर्ट्ज का एक सेटअप देख पा रहे हैं. एक पूरा हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने एक व्यवस्था लगाई थी, पर हम आपको दोबारा बताई देते हैं कि आपको इसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है. आपको बस इतना ध्यान देना है इस बात पे, जिस हिस्से को हम हाईलाइट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज स्पार्क गैप. ये एक स्पार्क गैप है. अब जो बात हम समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, यही इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है. हुआ यूं कि हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक एक सेटअप लगाए, एक पूरा लैब में सेटअप बनाए. इस सेटअप में इन्होंने एक डिवाइसेस को आपस में जोड़ा और दो टर्मिनल के बीच में स्पेस छोड़ा. उन्होंने पाया कि जब इसमें हम लोग हाई पोटेंशियल करंट डालते हैं, जब इस सर्किट में, इस सिस्टम में हाई पोटेंशियल पल्सेस यानी कि करंट डालते हैं, तो यहां से स्पार्किंग होता है. समझ गए? जब इस पूरे सेटअप में हम लोग करंट डालते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है. वो चिंगारी किस जगह देखी जाती है? इस जगह चिंगारी देखी जाती है. पहली बात, उन्होंने पता लगाया कि एक एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग हाई करंट दे दें तो स्पार्किंग होगा. अब आप बच्चे एक बात समझिए, स्पार्किंग कब होता है, चिंगारियां कब निकलती हैं? आपने बिजली के सर्किट्स में अपने घर में भी देखा होगा, ट्रांसफार्मर में देखा होगा, बिजली के सामानों में चिंगारी होनी कोई बड़ी बात नहीं है. चिंगारी कब निकलती है? जब किसी बिंदु पर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है. ध्यान से मेरी बात को समझना. जब किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर हाई पोटेंशियल लगा दिया जाए, जब किसी भी पॉइंट पर हाई पोटेंशियल लगाते हैं तो पोटेंशियल यानी कि यहां पर चार्ज का जमावड़ा बढ़ जाता है. जब इस किसी बिंदु पे चार्ज बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह चार्ज लीक कर जाता है एयर में और चिंगारी बनती है, स्पार्किंग बनती है. तो पहली बात आप सभी बच्चे समझ गए, चिंगारी यानी कि स्पार्किंग कब होता है. दोबारा समझें, जब किसी बिंदु पर पोटेंशियल बहुत हाई हो जाए तो उस स्थिति में देखा जाता है कि हाई पोटेंशियल पॉइंट पर से चार्ज एयर को फाड़कर एयर में कंडक्ट कर जाता है, एयर में फैल जाता है और स्पार्किंग होती है. तो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक बेसिकली स्पार्किंग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे. उनका कोई और मोटिव नहीं था. इस एक्सपेरिमेंट में उनका मोटिव था टू अंडरस्टैंड द स्पार्किंग, कब स्पार्किंग होता है, कितने पोटेंशियल पे स्पार्किंग होता है. तो उन्होंने ये एक सेटअप लगाया. इस सेटअप में उन्होंने पाया जब हाई पोटेंशियल यानी कि हाई करंट सिस्टम में डाला जाता है तो चिंगारी निकलती है. लेकिन आपको पता है, अक्सर बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारा ऐसा रिसर्च कर दिए जो एक्सीडेंटली हो गया. तो आपने यहां पर देखा कि इन्होंने पाया, हर्ट्ज ने, कि सामान्य रूप से जब वो हाई पोटेंशियल देते हैं यानी कि हाई वोल्टेज देते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में चिंगारी फूटती यानी कि स्पार्क निकलता है. बट अ यूनिक ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय हिम. उन्होंने पाया कि जब इस जगह पर अल्ट्रावायलेट रेज डाले जाते हैं, संजोग से
जब इस सेटअप पर कौन से रेस डाले जाते हैं? यूवी रेस का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेस। जब वैज्ञानिक हर्ट्ज ने देखा कि इस सिस्टम पर अल्ट्रा वायलेट रेस डाले जाते हैं, तो he observed that the spark gap conducts electricity more easily, यानी कि स्पार्किंग की संख्या बढ़ती है, करंट कंडक्शन की संख्या बढ़ती है जब यहां पर यूवी रेस डाला जाता है। यह है हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ने पाया कि खास तरह के लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के उपस्थिति में करंट का कंडक्शन बढ़ जाता है। अब एक बात समझो, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इनके बीच में एयर है। आप सब बच्चे जानते हैं एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ करंट। आप सभी बच्चे जानते हैं ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में क्या करंट पास करता है? तो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एयर करंट का पुअर कंडक्टर है। करंट जो है वो हवा में नहीं तैर सकता। ये तो कॉमन सी बात है ना। आपके घर में आप हवा पानी वाले भरे हुए कमरे में जाएंगे तो करंट मारेगा, क्योंकि आपके और स्विच के बीच में पानी भरा हुआ रहेगा तो करंट तो मारेगा ही। पर हवा जब आपके रूम में भरा हुआ तो आपको करंट नहीं ना मारता है, क्योंकि करंट हवा से नहीं तैर के पार कर सकता है, कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पोटेंशियल हाई हो, अगर हाई पोटेंशियल हो, तो थोड़ा बहुत चार्ज लीक कर जाता है स्पार्किंग के फॉर्म में। लेकिन हर्ट्ज ने पाया कि यदि एयर को यूवी लाइट से लिट किया जाए, अगर उस जगह पर, उस गैप पर कौन सा रेज मारा जाए? यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज मारा जाए, तो अधिक से अधिक संख्या में करंट फ्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर मान लो ये एक मेटल का प्लेट है, ये एक मेटल का प्लेट है, इनके बीच में एयर है, तो एयर तो करंट पास करने नहीं देगा। लेकिन जब हम इस पर अल्ट्रावायलेट रेज मारते हैं तो करंट पास करता है, क्योंकि करंट अल्ट्रावायलेट रेज जब मेटल पे गिरा तो मेटल से क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, जिससे कि कंडक्शन इजी हो गया। तो आपने हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में क्या पढ़ा? हम फटाफट रिपीट करा देते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में आपने पढ़ा कि हर्ट्ज स्पार्किंग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने पाया कि अगर दो टर्मिनल्स के बीच में गैप मेंटेन किया जाए और हाई पोटेंशियल डाला जाए तो स्पार्किंग होती है। पर उन्होंने यह भी पाया कि जब इस हाई पोटेंशियल में यूवी लाइट डाला जाता है तो जो नंबर ऑफ स्पार्क्स हैं या जो कंडक्शन ऑफ करंट है वो ज्यादा तेज हो जाता है। अच्छा, हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन निकलता है ये बात नहीं बताए थे, ये हम लोग अब जाने हैं। हर्ट्ज ने सिर्फ इतना बताया था, तो बहुत स्पेसिफिक होकर समझिएगा। हर्ट्ज ने सिर्फ इतना समझाया था कि मैंने पाया है कि जब हम दो बिंदुओं के बीच में स्पार्किंग कराते हैं तो नॉर्मली तो स्पार्किंग नॉर्मल होता है, पर जैसे ही उस पर यूवी रेज डालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, तो करंट का कंडक्शन और स्पार्किंग की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात देयर इज समथिंग इन यूवी लाइट विच इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ करंट। बस ये बात उन्होंने बताई। आगे चल के अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि जी ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब किसी वस्तु पर यूवी रेस पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस वक्त ये बिंदु बात में बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो हम जब दोबारा आपसे उस वक्त पूछा करेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप अच्छे से समझाएंगे कि हाँ सर, हमें याद था कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ये बात हुई थी कि नॉर्मली तो स्पार्किंग हो ही रहा था, पर जब अल्ट्रावायलेट रेज डाला गया तो स्पार्किंग की संख्या एवं करंट की कंडक्टिविटी थ्रू एयर बढ़ गई। तो 100 बात की एक बात, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि अल्ट्रावायलेट रेज जलने के बाद करंट का जो कंडक्शन है वो बढ़ जाता है। यानी कि जो हम अब नया विजुअल आपके सामने डाले, यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वर जनरेटेड इन द गैप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वर जनरेटेड। इस पूरे चर्चा से ही समझ में आया कि अल्ट्रावायलेट रेज कैन जनरेट इलेक्ट्रॉन्स, अल्ट्रावायलेट रेज कैन जनरेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि जब इस जगह पे अल्ट्रावायलेट रेज आई तो उन्होंने इन टर्मिनल से क्या रिलीज किया? इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जिससे स्पार्किंग और कंडक्टिविटी दोनों बढ़ गई। तो यहाँ पे यही चीज सामने आ रहा है आपके सामने विजुअल। द इलेक्ट्रॉन विच वर जनरेटेड वर यूज्ड टू नोन एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन। तो उस वक्त हर्ट्ज के टाइम में ये क्लियर नहीं हुआ था, बाद में क्लियर हो गया कि अल्ट्रावायलेट रेज जलने से जो चीज बाहर निकल के आई वो इलेक्ट्रॉन ही था। तो ये जो है इस तरह से इसको हर्ट्ज इफेक्ट कहते हैं। तो ये जब आपसे एग्जाम में वेरी शॉर्ट में, जब आप स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड्स में अपियर हो रहे होंगे
तो आपसे जब पूछा जाएगा व्हाट इज हर्ट्ज इफेक्ट, एक क्वेश्चन आएगा, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज हर्ट्ज इफेक्ट, तो आप जवाब देंगे हर्ट्ज इफेक्ट is the observation in which it was found that when UV rays were given to the metal surface, the conductivity increased because of the production of electron. हिंदी में समझ लें, हर्ट्ज इफेक्ट एक ऑब्जर्वेशन था हर्ट्ज वैज्ञानिक के द्वारा, जिसमें यह समझाया गया था कि जब किसी सतह पे अल्ट्रावायलेट रेज डाले जाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट का कंडक्शन और स्पार्किंग बढ़ जाता है, और इस घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम अगली बार और डिटेल में समझाएंगे, इसके लिए इतना परेशान ना हो, फिलहाल हर्ट्ज इफेक्ट जरूर यह ध्यान से रखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट हर्ट्ज इफेक्ट। अब आपको दो व्यक्तियों के बारे में और जानना है, फटाफट नाम सुन ले, एक हेल्वेक है और एक लेनार्ड है। हमारे फिजिक्स के दो और बड़े वैज्ञानिक हैं, हेल्वेक और लेनार्ड। इनका तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बस पॉइंट रहे। तो वी हैव टू इंपॉर्टेंट, तो हर्ट्ज का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दो साइंटिस्ट के बारे में नाम सुन रहे हैं, हेल्वेक एंड लेनार्ड। इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आने वाले पन्नों में हमें पढ़ने हैं, इसीलिए अभी से आपको इनके बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से एक बात समझिएगा, आपने अभी अभी पढ़ा हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन से कि अगर एक मेटल सरफेस है, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, आपने अभी अभी पढ़ा है हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में कि अगर मेरे पास एक मेटल सरफेस है और उस पर कौन से रेज डाले जाएं, यूवी रेज। यूवी रेज का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमारे पास अभी अभी एक ऑब्जर्वेशन आया है कि हर्ट्ज ने कहा कि यदि किसी मेटल सरफेस पर अल्ट्रावायलेट रेज डाले जाएंगे तो ये अल्ट्रावायलेट रेज इस मेटल में से क्या बाहर निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम लोग ये समझते हैं, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में हम समझा रहे हैं कि व्हेन अ मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू अल्ट्रावायलेट रेज इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन। हिंदी में, जब किसी मेटल सतह पर सही शक्ति में, सही मात्रा में, सही ऊर्जा वाली अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब इसी बात को यहां पे दिखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन अकर्स ओनली विद द रेडिएशन which is above critical frequency। यानी कि हम वही बात समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि किसी मेटल पर कोई भी रे पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। यानी कि आप लोग इतने देर में मेरी एक बात समझ गए हैं कि मेटल के सरफेस पे रेडिएशन पड़ने से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर रेडिएशन आकर गिरे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पर ये रेडिएशन का एक फिक्स पावर होता है। कम पावर के रेज, कॉमन सेंस लगाओ यहां पर कि कम पावर का अगर रेज होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ही ना निकलेगा। ये रेडिएशन तभी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा जब उसका फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। तो व्हाट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्या समझे, कॉपी में सब लोग क्वेश्चन लिख लें, शाम में ऐप में मुझे जमा करेंगे। व्हाट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और जवाब बहुत स्पष्ट है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिसके ऊपर अगर रेडिएशन होगा और वो मेटल से टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन कॉज इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। हिंदी में, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे टकराने के बाद एक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से निकल सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा एक और बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस। ये रूल याद रखिएगा, इसी पर आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्वेक और लेनार्ड के बारे में क्यों बताया, हर्ट्ज के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि हर्ट्ज ने ये पता लगा कि आपको बताया था, हर्ट्ज वैज्ञानिक ने आपको ये बताया था जी कि अगर किसी मेटल सरफेस पे रेज मारोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है कि नहीं। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में आप क्या सीखे थे, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में आप सीखे थे कि अगर किसी मेटल सरफेस पे लाइट आके टकराएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और हेल्वेक और लेनार्ड ने आपको क्या सिखाया, हेल्वेक और लेनार्ड ने आपको सिखाया कि देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, पर कम से कम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर ही निकलेगा, उसके नीचे का अगर लाइट दोगे तो नहीं निकलेगा। दूसरा बात उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किस बढ़ेगा जब हम लोग वेवलेंथ क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। यानी कि ये जो रेज आ रहा है
इसका वेवलेंथ डिक्रीज, एकदम ध्यान से समझना इस बात को, जब इसका वेवलेंथ डिक्रीज होगा या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करेगा। तो 3 बात आप लोग अभी तक सीखे हैं और दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। पहला बात आप सीखे हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में, क्या सीखे? हर्ट्ज ने कहा किसी मेटल पर जब लाइट पड़ता है, रेडिएशंस पड़ते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन। हर्ट्ज ने कहा जब किसी मेटल सरफेस पे रेज आके टकराएंगी तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। फिर हेल्बर्ग एंड लेनार्ड ने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये तभी निकलेगा जब इस पर आके गिरने वाली रेडिएशन का एक न्यूनतम पावर होगा, यानी कि कोई भी अरे गहरे रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, रेडिएशन पावरफुल होना चाहिए। जब तक उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगा, या यूं कहें मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निर्भर करेगी इस रेडिएशन के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। सिमिलरली वेवलेंथ ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, वेवलेंथ कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो हमेशा वीडियो लेक्चर्स में भी आप लोगों को ये बात कहते आए हैं कि लिखते हो तो बहुत अच्छा करते हो, बट नहीं भी लिखते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नोट्स मिलता है, ये वीडियोस आपके मोबाइल में पूरे साल रहने वाली है। अब किन मेटल्स के, आपने ये तो समझ लिया कि मेटल्स के ऊपर जब रेडिएशन पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, पर किन में ज्यादा अच्छा से निकलता है? तो याद रखें अल्कली मेटल्स, ये चीज दिमाग में रख लें, कहीं पे नोट करते हो तो कर लें। अल्कली मेटल्स पर, यानी कि अल्कली मेटल्स पे जब रेडिएशन पड़ता है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है। तो विच आर इन फ्रॉम विच मेटल मोर इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड? तो अल्कली मेटल्स याद रखिएगा। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब तो समझते ही हैं, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ाने वाले ही हैं कि व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट पड़ने की वजह से जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता हो तो उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम सिंपल भाषा में, हिंदी इंग्लिश में दोबारा समझा रहे हैं। द फिनोमिना व्हेन रेडिएशंस एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में समझें, वह घटना जहां रेडिएशंस के पड़ने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता हो तो उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, अब आप लोग की भी अभी मन में ऐसे ही ये विजुअल बड़ा अच्छा स्माइली आया है यहाँ पर, क्या आप भी सोच रहे हो कि ये सब पढ़ा तो रहे हैं लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में आगे अगली क्लास में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि अल्कली मेटल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब लाइट को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों और कैसे, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास खत्म करने से पहले एमसीक्यू पर आ जाओ। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन ये है, अब हमको फटाफट बताओ, आप लोग कॉपी में टिक मारना शुरू करो। बताओ 1 2 ABCD में से कौन सा सही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये किसने पता किया था? हर्ट्ज ने, आइंस्टाइन ने, हेल्बर्ग ने, लेनार्ड ने? तो आप अगर आंसर नंबर ए चुन रहे थे तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलता है, ये बात हर्ट्ज ने ही आपको बताई है। अगला प्रश्न है, हेल्बर्ग एंड लेनार्ड जो है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बताया था, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन। काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, एक वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? ABCD। तो भाई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये तो समझ में आ रहा है। तो इंटेंसिटी पर, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करता ही है। तो आज के क्लास में इतना था। अब हम लोग लौट कर आएंगे आपके प्रश्नों को पूछने के लिए।